नमस्कार। जीतेगा हिंदुस्तान सीरीज में आज मेरे साथ हैं देश के सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी जी की साफ गोई और कर्मठता के आगे इनके जो विपक्षी हैं वो भी इनकी बुराई नहीं कर पाते हैं। गडकरी जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। ये इस सीरीज का नाम है जीतेगा हिंदुस्तान, तो कोरोना से जंग में हिंदुस्तान जीतेगा, आपको यकीन है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं आपके टाइटल को बहुत पसंद कर रहा हूं क्योंकि मेरे लाइफ का इंस्पिरेशन इसी एक वाक्य से शुरू हुआ था। मैं जब स्टूडेंट लीडर करके काम करता था तो हम लोग उस समय मैं विद्यार्थी परिषद में रहता था और हमारी यूनिवर्सिटी के चुनाव हम लोग लगातार हारते थे। और मैं एक बार बहुत इसमें से 4 या 6 वोटों से चुनाव हार गया। तो लगातार सिलसिला यही रहता था कि हमारी पार्टी को, विचारधारा को और हमको भी कोई रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट नहीं था। तो मैं एक दिन मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि तुम अच्छे हो पर तुम्हारी पार्टी बुरी है, तुम्हें कोई फ्यूचर नहीं है और इसलिए तुम ये राजनीति छोड़ दो, अपना दूसरा कुछ काम करो। तो उतने में ही उस समय में मैंने रिचर्ड निक्सन की एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मुझे मौका मिला। उस समय वाटरगेट के कारण उनको अमेरिका में बहिष्कृत किया गया था और तब जब उनको एक वॉशिंगटन में एक अच्छे एरिया में वो रहने के लिए जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने भी आपत्ति उठाई थी। उस मनस्थिति में उन्होंने एक किताब लिखी थी उनकी जीवनी को, आत्मचरित्र को, और वो मैंने पढ़ा। उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था और वो वाक्य आपके आपके वाक्य घोष वाक्य से मिलता जुलता है। वो वाक्य ये था कि मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध में हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर जब युद्ध भूमि से भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। तो नो डिफीट इज द लास्ट डिफीट। हमें लड़ना पड़ेगा और हमें लड़ने की ताकत निर्माण करनी पड़ेगी। और आपके ये घोष वाक्य में 2 बातें हैं जिसका मैं लगातार लोगों को कह रहा हूं, जो मुझे बहुत पसंद आया कि निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, हताश, निराशा और उसके कारण लोगों में डर है, फियर है और उसके कारण लोगों की तबीयतें बिगड़ गई है। लोग पैदल निकल गए मुंबई से लखनऊ और पटना की तरफ डर के कारण। तो मैं पहली बात ये कहता हूँ कि 47 के पहले और बाद में हमारे देश ने बहुत संकटों को झेला है। 3 लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान के साथ हुई, एक चीन के साथ हुई, भूकंप हुए, प्रलय आए, बाढ़ आए, सब बादल फटे, फिर भी हम इसमें से निकले हैं। सूखा आया और हमने सब पे जीत हासिल की है, हम जीते हैं। तो पहली बात सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास और अहंकार 2 शब्दों में अंतर है। हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, हम जीतेंगे। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता थी, वो 3 कविता को मैं लोगों को बताता हूँ। एक, हम कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, बहुत सुंदर कविता है, आगे वो डिटेल में बहुत अच्छी है। और दूसरा एक है जो हमारे प्रेरणा में गीत रहा है कि हम होंगे कामयाब, हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे, जो भी आपके भाव को व्यक्त करता है। और तीसरी बात, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो संघर्ष करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो संकटों पर मात करके विजयी होते हैं और आगे जाते हैं। यही इतिहास है और हम इसी आत्मविश्वास के साथ आगे जाए और कोरोना के खिलाफ की लड़ाई है वो भी जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे और हिंदुस्तान को दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में हम यशस्वी होंगे। इस पॉजिटिविटी के साथ ही हमने आगे जाना चाहिए। वो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपने भी बहुत सी घोषणाएं की एमएसएमई सेक्टर में, और वो जो आपकी घोषणाएं थी वो जमीन पर उतरती हुई नहीं दिख रही हैं। फैक्ट्रीज चल नहीं पा रही हैं, वो बंद पड़ी हुई हैं। उनको जो चलाना भी चाहते हैं उनको तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो ये कैसे होगा? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि आप एक एक स्पेसिफिक घोषणा जो हुई है उसके इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू मैं ले रहा हूँ। पहली बात तो ऐसी है कि जो 3 लाख करोड़ का जो ऋण है, जो कोलैटरल फ्री लोन एमएसएमई को देने की बात थी, उसमें अभी तक 1 लाख करोड़ का सैंक्शन हुआ है और करीब 40,000 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है। तो ये जरूर है कि इसमें जो हमने जो प्रधानमंत्री जी ने पैकेज घोषित किया था उसमें ये कहा था कि इसमें कोलैटरल फ्री 20% एडिशनल लोन मिलेगा और इसमें जिनका टर्म लोन 25 करोड़ है और वर्किंग कैपिटल 100 करोड़ है उनको मिलेगा, ऐसा कहा था।
बाद में बैंकों ने इसके नियमों में बहुत से इफ्स एंड बट डालकर गाइडलाइंस में कुछ बातें लिखी है, तो उससे थोड़ी दिक्कतें, मैंने वित्त मंत्री जी को भी कहा है और उसमें हम लोग जरूर उसका फॉलोअप कर रहे हैं, उसमें आगे भी फैसिलिटी मिलेगी। दूसरी बात जो है कि हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक, मल्टी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, इन लोगों ने भी अलग अलग प्रकार के लोन दिए हैं, तो इन सबको इस स्कीम के अंदर लाना चाहिए। तो इसमें से कुछ लोगों को लाया गया, कुछ लोगों ने नहीं आया, इसके बारे में भी हमने वित्त मंत्री से बातचीत की है। तीसरी बात जो है फंड ऑफ फंड, जो 50,000 करोड़ का है, उसका गाइडलाइन अभी तय हो गई है। जो एमएसएमई का टर्नओवर अच्छा है, जिनका जीएसटी का रिकॉर्ड अच्छा है, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है, उनका हमने एक ऑटोनॉमस बॉडी तैयार की है, उसके नाम भी निश्चित किए हैं, और वो लोग केवल इसमें से एमएसएमई को इस रिकॉर्ड के आधार पर इनके एक सिंप्लीफिकेशन की मेथोडोलॉजी से क्रेडिट रेटिंग करके उनको सिलेक्ट करेंगे और वो कैपिटल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे और उसमें 15 करोड़ तक हम उनको इक्विटी देंगे, बाद में जाएंगे और उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। मेरे भी दुबई के इन्वेस्टर के साथ बात हुई 10,000 लोगों के साथ, फिर अमेरिका में करीब 8-10 हज़ार लोगों के इन्वेस्टर के साथ बात हुई, और मैंने सबको अपील किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, एमएसएमई में इन्वेस्ट करिए। तो मुझे लगता है कि एक नया मार्ग खुल जाएगा, वो भी खुल गया, उसका भी हो गया काम। तीसरी बात जो थी, हमने कही थी, अभी तक हमने 6 लाख एमएसएमई को मार्च एंड तक रिस्ट्रक्चर किया था बैंकों ने। अब हमने वो मुदत 31 दिसंबर तक बढ़ाई है, और उसके साथ साथ उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए हमने हमारे ट्रस्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम भर के गारंटी भी बैंकों को दी है। और ये भी 20,000 करोड़ की प्रोविजन जो की है वो इसलिए की है कि प्रेजेंट बैंकिंग पॉलिसी में जिन लोगों को वो रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, उसमें अड़चन है, उन एमएसएमई में हम लोग इक्विटी खरीदी करेंगे ताकि वो पॉलिसी में बैठ सके, और उसमें भी काफ़ी एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर करने का मार्ग भी खुला होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात हमने जो कही थी कि हमने एमएसएमई की पूरी डेफिनेशन बदल दी। वो डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसने तो पूरे देश में उसका एक प्रकार से, कागज पत्र, काफ़ी बड़े प्रमाण पर उसको रिकॉग्निशन मिला है। आप देखिए, पहले सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग थे, और दोनों को अभी हमने एक कर दिया है नए पॉलिसी में। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 25 लाख की थी, अब 1 करोड़ कर दी, जिसमें इन्वेस्टमेंट में आता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और जो टर्नओवर था वो 10 लाख का था, वो 5 करोड़ किया है, 10 गुना बढ़ा दिया है। जो स्मॉल में इन्वेस्टमेंट थी 5 करोड़, वो 10 करोड़ की है, और जो टर्नओवर 2 करोड़ था वो 25 गुना बढ़ाकर 50 करोड़ किया है। सबसे बड़ा मीडियम में हमने बहुत बड़ा निर्णय किया है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ थी वो 50 करोड़ की है, और जो टर्नओवर था वो केवल 5 करोड़ था, वो अभी हमने 250 करोड़ किया है, 5 करोड़ का 250 करोड़। कल ही मैं ये अपने होटल एसोसिएशन वालों के साथ, देश के सभी होटल के मालिकों के साथ मैं चर्चा कर रहा था, तो काफ़ी होटल वालों को भी इसका फायदा होगा। तो एक प्रकार से ये डेफिनेशन बदलने से भी एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है। बाकी अलग अलग बातें सब में लेकिन मैं रिव्यू करते रहता हूं। ये कब तक एग्जीक्यूट होगा? ये कौन सा? ये जो आपने ये तो सब एग्जीक्यूट, क्योंकि हो क्या रहा है जी, ये 1 जुलाई से ऑर्डर, ये जो डेफिनेशन बदलने का ऑर्डर 1 जुलाई से लागू हो गया है जी। बाद में ये जो आपने जो बात कही, जो 3 लाख करोड़ के फंड की बात की, उसमें आपके पॉइंट में वैलिडिटी है, और मैंने इस बारे में अभी फाइनेंस मंत्री को भी कहा है कि इसमें ये जो इफ्स एंड बट्स बैंकों ने अलग अलग नियम निकाले हैं, एक्चुअली हमारे पैकेज में ये सब नहीं था, तो वो थोड़ा सा अगर करके हम डायरेक्ट उनकी वर्किंग कैपिटल की जो लिमिट है उसमें 20% दें, बाकी बातें ना लिखें, फिर वो कोऑपरेटिव अर्बन को सब उसको करने में कुछ, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते समय जो अड़चने आई वो दूर करने के बारे में हम प्रयास कर रहे हैं, वो जल्दी उसमें रिजॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ विश्वास नहीं लौट पा रहा है। आज ही हमने हमारे ही अखबार में खबर छपी कि नोएडा के उद्यमी कह रहे हैं कि हमें मदद नहीं मिल पा रही है। आगरा में होटल वालों ने कहा कि हम होटल खोलेंगे ही नहीं। तो ये भरोसा लौटने वाली बात जो है, तो ये तब तक नहीं होगी जब तक आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम या एक ऐसी कोई इनोवेशन करे जो कि अब तक एडमिनिस्ट्रेशन में या इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दिखाई पड़ती थी। देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लैंड, लेबर, लॉजिस्टिक, लिक्विडिटी और लॉस,
ये 5 L है और इसमें निश्चित रूप से तकलीफें होती है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। जैसे लाइसेंसेस मिलाना, इसमें तकलीफ होती है। लैंड बैंक का हमने अभी इसके ऊपर मैं आपको बात बताता हूँ, हम एक सुधार की तरफ जा रहे हैं कि हम पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं। पहली बात, लैंड बैंक का एक पोर्टल होगा और देश भर की कहाँ लैंड है अवेलेबल MIDC में, अनेक राज्यों में, उसका डिटेल 1 सेकंड में आपको जाकर वहां से मिलेगा। आप अप्लाई करोगे, 3 दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर आएगा, आप 20% या 10% पैसा भर दोगे। उसके बाद में एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको जितने लाइसेंसेस है, क्लियरेंसेस है, आप अपने घर में बैठकर उतना पूरा कर देंगे। आपको बराबर 25-30 दिन के अंदर सब क्लियरेंसेस आपके हाथ में आ जाएंगे इंस्पेक्शन होकर। फिर अभी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर जी को मैंने कहा, उन्होंने उनके अभी 3 महीने का हियरिंग, 7 महीने 6 महीने का टाइम, कोई साल भर चालू ही नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ये आप निकाल दीजिए सिस्टम को, सेल्फ असेसमेंट के ऊपर निर्णय करिए कि अगर ये इंडस्ट्री अगर पोल्यूशन करती है या वाटर में या एयर में, अगर ये भंग करेगी तो हम उनको 25 लाख रुपए का फाइन करेंगे। अगर वो नहीं, दूसरे बार भी अगर नहीं करेंगे तो फिर उनको 3 दिन की जेल होगी। तो नियम इतने कड़क बना देंगे कि वो सेल्फ अपने इसमें असेसमेंट करके पूरी व्यवस्था ऐसी करेगा कि कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तो ये सिस्टम हम उसमें इंपोज करने के बारे में उनको भी हमने कहा है। लॉ में हम काफी बदल कर रहे हैं, डिजिटलाइज सिस्टम कर रहे हैं, और बैंकिंग सिस्टम में भी हम ऐसी सिस्टम लाएंगे कि आपका टर्नओवर, आपका GST का रिकॉर्ड, आपका एक्सपोर्ट और उसके साथ साथ आपके इनकम टैक्स के रिटर्न आप भर दो, आपको लोन मिल जाएगा। आपने बैंक में आने की जरूरत नहीं है, पेपरलेस, और आपको आने की जरूरत नहीं। धीरे सब बातें इसमें होगी। अब धीरे धीरे इन सब बातों की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में ये रिफॉर्म हो गए। ईज ऑफ बिजनेस में हमने वर्ल्ड बैंक में काफी अच्छा बड़ा नंबर हासिल किया है, पर और भी रिफॉर्म करने की आवश्यकता है और वो करने का हमारा प्रयास है। वो आपके डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि आप पर बड़ी आस्था है लोगों की, कि कुछ वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में अटकता है, कुछ कहीं और अटकता है, कुछ कहीं और अटकता है, कुछ स्टेट के अपने कानून और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं बिजली वगैरह की। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक सहमति का एक सिस्टम ऐसे डेवलप हो ताकि लोगों का खोया हुआ जो भरोसा है वो लौट सके। तो इसकी मैंने आज जो मेरे पास सवाल आए हैं, बहुतों के जवाब आपने दे दिए खुद ही, लेकिन वो सवाल लगभग इसी तरीके से है कि हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, आपकी बात में मैं स्वीकार करता हूं कि एक सच्चाई है। इस समय देश में हम लोग जिस प्रकार से संकट से गुजर रहे हैं और हमारी MSME, हमारे सर्विस सेक्टर बहुत अड़चनों का सामना कर रहे हैं, उनके मन की जो तकलीफ है वो बिल्कुल सही है। और इस समय सभी स्टेक होल्डर को, बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइसेंसेस देने वाले लोग, हमारे लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, इंस्पेक्टर से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक, हम सबको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक के साथ इन लोगों के पीछे खड़े होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि जो डिले होता है, जिसके पास जाता है वो उसको उसी समय में तुरंत निर्णय नहीं होता। तो इसके बारे में डिजिटलाइज सिस्टम को करके हमें ये पता चल जाएगा कि किसने कहाँ डिले किया है। तो धीरे धीरे हम लोग डिजिटलाइज मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाएंगे तो होगा। और इस समय आपकी बातों में मैं बिल्कुल बात को स्वीकार करता हूँ कि आज हमारे लोग बहुत संकटों से गुजर गए हैं, जहाँ बैंकों से, हमारे सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, जैसे बिजली बोर्ड की आपने बात की, अभी बिजली का विषय हमारे पास नहीं है, बिजली ये स्टेट का सब्जेक्ट है। अब उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री बंद थी, दुकानें बंद थी, तो मिनिमम बिल भेज दिया। अब मिनिमम बिल जो होता है वो नियम से भेजना पड़ता है उनको, और उन्होंने बोला हमने पावर ही यूज नहीं की, 3 महीने से फैक्ट्री बंद है, आप मिनिमम बिल क्यों भेज रहे हो। अब प्रॉब्लम है कि इसके बारे में जो भी निर्णय वो स्टेट गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। दूसरी ओर स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कॉम पूरी तरह आर्थिक दृष्टि से अड़चन में है, करोड़ों रुपए में उनके लॉसेस हैं। अब प्रॉब्लम है कि वो भी चल नहीं पाने में, उसमें उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे मैं एक बात आपको कहूंगा कि इस समय संकट में कौन नहीं है। अखबार वाले भी संकट में है, मीडिया वाले भी संकट में है, उद्योग वाले भी संकट में है, राज्य सरकार भी संकट में, उनको अगले महीना तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, ऐसी राज्य सरकार की भी हालत है, भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। तो सब लोग संकट में है, पर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे की समस्या को सुलझाकर हम सर्वाइव होंगे और आगे जाएंगे। और मुझे लगता है यही फॉर्मूला है
और अड़चने समस्याओं पर मात करते हुए हमको हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे जाना होगा। और मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि ये आसान नहीं है, अड़चनों का सामना हमारे सब लोग कर रहे हैं। आपके पास जो तकरारें आई उसके बारे में भी सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं, पर हम धीरे धीरे उसको सुलझा करके हम आगे जाएंगे और वो विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे। एक मजदूरों का मामला है, वो जो गांव चले गए, उन्हें गांवों में रोजगार नहीं मिला, और अब शहर में वो है नहीं तो फैक्ट्रीज चल नहीं पा रही हैं, उनको बुलाना पड़ रहा है, और जब वो बुलाए जा रहे हैं तो उनकी सैलरी और कई चीज़ें बढ़ गई हैं। तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि चिकन और एग स्थिति पैदा हो गई है। इसको दूर करने के लिए क्या है, आप लोग कुछ मदद कर पाएंगे उनकी? देखिए, पहली बात तो मैं इसके बारे में कुछ आपको डिटेल में एक जानकारी दूंगा। क्या हुआ, मीडिया में जो माइग्रेंट लेबर की कहानी आ रही है, इसमें से ऐसा एक इम्प्रेशन तैयार हो रहा है कि हमारे देश की पूरी इंडस्ट्री माइग्रेंट लेबर पर डिपेंड होती है, ऐसा आता है। एक बात सच्चाई है कि हमारे इंडस्ट्री में 20 से 25% मैक्सिमम ये माइग्रेंट लेबर है। अब कुछ शहरों में ज़्यादा है, कुछ सीजनेबल भी जाते हैं। और ये जो लेबर आते हैं ये बैकवर्ड, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड स्टेट है वहाँ से आते हैं, उस एरिया से आते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अब प्रश्न ऐसा हुआ है कि पहली बार इसमें माइग्रेशन हुआ है, लोग चले गए हैं। अच्छा, वो अपने राज्य में ये छोड़कर दूसरे राज्यों में क्यों गए? खुशी से नहीं गए, उनको अपने गांव में, जिले में और राज्य में रोजगार नहीं था, उस मजबूरी के कारण वहां गए। और इसलिए अभी एक तो पहली बात ये हुई है, और मैं आपको विश्वास के साथ जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि बड़े प्रमाण पर इसमें से काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैंने रिव्यू किया था, काफ़ी बड़े प्रमाण पर प्रोडक्शन शुरू हो गया है और वो वापस आए हैं और वो काम भी करने लगे हैं और उनको काम भी मिला है। अभी तक कुछ मजदूर जो है वो वापस नहीं आ पाए, उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दो प्रकार के हैं। जो स्किल्ड है उनकी सैलरी, इनकम अच्छा है और वो काम उनको स्पेसिफिक एरिया में, जैसे अभी स्टेनलेस स्टील पर वेल्डिंग करना, ये स्पेसिफिक काम है। और कुछ जगह पर मिट्टी और मुरुम डालना, केवल उठाना और चलाना, या कोई हेवी मशीनरी का ड्राइविंग करना, बुलडोजर को चलाना, ट्रक को चलाना, तो ये कैसे कि ये स्पेसिफिक जॉब्स है, तो इसके लिए स्पेसिफिक लोग ही काम कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो लोग जो है ऐसे स्किल वाले वो आ भी रहे हैं। और इसके बाद कुछ जगह दिक्कत ऐसी आई है कि उनको रिप्लेसमेंट करके स्थानिक लोगों को लेते हैं तो उसमें तनख्वाह 20 से 25% ज़्यादा देना पड़ती है। तो इंडस्ट्री वाले क्या सोचते हैं कि जो सस्ते में काम करेगा उसको लो काम पे, इसीलिए वो माइग्रेंट लेबर सस्ते में काम करता है। पर अभी धीरे धीरे उसमें से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए हैं, लेबर वापस भी आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और भारत सरकार ने ये लेबर जहां वापस गए, आपके उत्तर प्रदेश सरकार में, वहां के विभागों ने ऐसी कुछ योजनाएं बनाई कि वापस आए हुए लोगों को वहीं के भी रोजगार मिले। देखिए, आप अगर ग्रास रूट पर इस प्रॉब्लम का, आप जैसे पत्रकार अगर आप अध्ययन करेंगे तो बिहार में, यूपी में, ये पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये प्रगतिशील समृद्ध राज्य है। अगर आज बिहार में, यूपी में, अगर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ काफ़ी डेवलप हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, बुंदेलखंड का पार्ट है उत्तर प्रदेश का, कि जहाँ अभी हमको अगर वहाँ हम अगर ये जो एग्रो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट एमएसएमई की बात कर रहे हैं कि हम लोग गांव में ही इंडस्ट्री खोलें, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वही एक कॉलेज होगा, एक स्कूल होगी, एक अस्पताल होगा और वहाँ 500-600 लोग गांव के, उन्हीं को वही काम मिलेगा, तो उसके कारण गांव की इकोनॉमी सुधर जाएगी। तो अब हम उसके लिए बढ़ रहे हैं आगे। और हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर पिछले मार्च एंड तक 88,000 करोड़ का था। अब हमने तय किया कि 2 साल में हम 5 लाख करोड़ करेंगे। ये आसान काम नहीं है, ये टारगेट हमने रखा है और ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये कितना कठिन है। पर जिस दिन 5 लाख करोड़ पे हम जाएंगे तो हमने अब देखा है कि ब्लू इकोनॉमी थी, नदियों में मच्छी फिशिंग का, तो अभी इसमें 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 6 लाख करोड़ की बना रहे। समुद्र में 7,500 किलोमीटर किनारा, उसमें ट्रॉलर ला रहे, ट्रॉलर 100 नॉटिकल माइल समुद्र में जाएगा, अभी बोट 7 नॉटिकल माइल जाती है। तो हमने तमिलनाडु में ट्रॉलर दिए थे तो 6 गुना 7 गुना उत्पादन बढ़ा है। तो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सी फूड का बड़ा काम होगा। अभी जैसे आपके डैम्स है, लेक है, नदी है, गंगा है, अब गंगा में पानी शुद्ध हुआ तो कितना बड़ा फिशिंग का आपको मालूम है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में उनको केवट नहीं, क्या कहते हैं उनको,
केवट बोलते हैं, मछली नगर, केवट, मछुआरे, मछुआरे, मल्ला मल्ला मछुआरे। नहीं मछुआरे। हाँ, अब इनकी मछुआरे और उनकी कितनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर गंगा में अगर इसी प्रकार से अगर फिशिंग बढ़ जाएगा तो इनकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो अब हम लोग अभी ये हनी की 10 गुना कर दिया। फिर हमने अभी बायोफ्यूल में इथेनॉल की 20,000 करोड़ की इकोनॉमी हम 1 लाख करोड़ की कर रहे हैं। इसके सबसे बड़ा फायदा हम लोग फूड ग्रेन से भी इथेनॉल बनाने की अभी अनुमति दे रहे हैं, तो उसका फायदा एग्रो एमएसएमई के रूप में बिहार और यूपी को सबसे ज्यादा होगा। अब इन्होंने आकर इसका फायदा लेना चाहिए। जी, मैं बिहार और यूपी की बात कर रहा हूँ। जैसे यूपी में एक अच्छी योजना बनी थी कि एक जिला एक उद्योग, और उसके पीछे मकसद ये था, आपकी सरकार ने बनाई थी, मकसद ये था कि जो वहाँ की लोकल दस्तकारी, लोकल हैंडीक्राफ्ट है, उसको बढ़ावा दें, और बेमतलब का जो माइग्रेशन होता है उसको रोक सके। वो एक आरोप भी लगता है, कभी शीला जी बोल देती थी, कभी आपके लोग बोल देते हैं कि हमारे बड़े अच्छे शहरों को इन लोगों ने आके खराब कर दिया, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। मैं महसूस करता हूँ कि मुरादाबाद में चाइनीज माल भरा पड़ा है, फिरोजाबाद में जहाँ कांच का बहुत अच्छा काम होता था, चाइनीज माल भरा पड़ा है, खुर्जा जहाँ पॉटरी उद्योग सैकड़ों साल से है, वहाँ भी चाइनीज माल भरा पड़ा है। तो हम बातें तो कर रहे हैं चाइना से प्रतिबंध लगाने की, लेकिन हकीकत नीचे की तो शायद ये है कि हम उनको मौका नहीं दे पा रहे। देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि एक जिला एक उद्योग, ये बोलने के लिए और भाषण के लिए अच्छी बात है, पर जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी उत्तर प्रदेश में, अब मैं कह कह के काफी इससे कह रहा हूँ पर मेरी बात पेनिट्रेट नहीं हुई। अभी उत्तर प्रदेश में चीनी सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादन होता है, वेस्टर्न यूपी में काफी जगह पर गन्ना ये प्रमुख क्रॉप है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी गन्ने के ऊपर है। अब गन्ने से शुगर निकलती है, शुगर सरप्लस है, और सब गन्ना मिल जो है वो लॉस मेकिंग है। अब गन्ने से शुगर के जूस से डायरेक्ट इथेनॉल करना, शुगर बनाना ही नहीं, और भारत सरकार उससे 5 गुना बढ़ाकर खरीदने के लिए तैयार है। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 डिस्टिलरी अभी शुरू हो सकती है कि जो केवल गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाए। फिर राइस है, हमारे पास 3 साल का राइस पड़ा हुआ है, बिहार में पड़ा है, यूपी में पड़ा है, महाराष्ट्र में पड़ा है, तमिलनाडु में पड़ा है, केरल में, सब जगह पड़ा है। अब वो राइस को अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑक्शन करने जा रही है। अभी वो राइस हम पूरे विश्व को राइस दे सकते हैं, इतना हमारा राइस का उत्पादन है। अब वो राइस से अगर हमने इथेनॉल बनाया तो सरकार लेने के लिए तैयार है, तो कम से कम 300-400 वो यूनिट शुरू हो सकते हैं एमएसएमई में। अब हनी में हमने प्रोडक्शन 10 गुना हेड बढ़ा दिया। अब उत्तर प्रदेश में आप बिल्कुल सही कह रहे, खुर्जा की बात आपने की, कहीं पीतल है, अभी सहारनपुर में फर्नीचर बनता है। देखो, प्रॉब्लम यह है कि जब तक चाइना में एक ही शहर में जो फर्नीचर बनता है उसका डिजाइनिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी लकड़ी और उसकी वर्कमैनशिप, वो वर्ल्ड में क्या चाहिए, वो अभी आइकिया ने हैदराबाद में मॉल शुरू किया तो फर्नीचर के मॉल में 3 दिन लोग बैठे थे, इतनी गर्दी थी। अब जब तक मार्केट नहीं मिलेगा तब तक तो अभी खुर्जा में अभी पहला बात सरकार को ये करनी पड़ेगी कि बाहर के देशों से जो माल आ रहा है उनका क्या है कि वो वॉल्यूम बड़ा है तो कॉस्ट कम है, और स्वाभाविक रूप से वो सस्ता होता है। तो हमारे लोग, जब मोरवी में एक टाइल्स बनती थी, हमारी टाइल्स चाइना से आने लगी, मोरवी की इंडस्ट्री बंद हो गई। फिर मोरवी वालों ने वॉल्यूम बढ़ाया, टेक्नोलॉजी बदली, क्वालिटी बदली, और वॉल्यूम में बढ़ाकर ह्यूज प्रोडक्शन किया, रेट को कॉम्पेंसेट किया, फिर चाइना की टाइल्स आना बंद हो गया। अब खुर्जा वालों को डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड क्वालिटी सेंटर बनाकर उनको ट्रेनिंग देकर चाइना की क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी और वॉल्यूम बढ़ाकर हम एमएसएमई में उनको मदद करेंगे, और उसके बाद होगा तो हमारा एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, चाइना का रुकेगा। तो हमको 2 बातें करनी पड़ेगी, जो पीतल है, फर्नीचर है या क्रॉकरी है जो चाइना से आ रही उसके ऊपर हमको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट जो आ रहा है बाहर से उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी अगरबत्ती पर हमने 30% बढ़ा दी, 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, हमने बैन कर दिया, हमने वो अब आना ही बंद कर दिया। अब हमने खादी ग्रामोद्योग की ओर से छोटी छोटी मशीन तैयार करके दे रहे। तो खुर्जा में, फरीदाबाद में या सहारनपुर में या जहाँ पीतल का काम होता है आपके यहाँ, उन सब जगह पर डिजाइनिंग, बाद में प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इसके बारे में जैसे अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट्स है वैसे पहले क्वालिटी डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, ये सेंटर खोलकर उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी मैं नागपुर जिले के पास, चंद्रापुर जिले में भद्रावती करके जगह है, और भद्रावती में वो आचार रखने की बड़ी बड़ी बरनी बनती थी उसको, तो वो बंद पड़ा है सेंटर। अब मैंने उसका पूरा डिजाइन और ये करके ट्रेनिंग करके उसको अच्छे क्वालिटी के बनाने के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करके हम शुरू करने जा रहे हैं।
तो मैं ये सब खुर्जा से लेकर जितने जगह पर प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। यहां अगर अच्छे प्रकार के सेंटर शुरू हो जाएंगे, देखो आपके यहाँ इटावा में खादी बनती है, वो चतुर्वेदी करके है, मैंने उनके प्रोडक्ट देखे, उनके दिल्ली में हैंडलूम, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज मुझे यही कहना है कि वहां भी पोटेंशियल है, क्षमता है। अच्छे काम करने वाले लोगों को अगर हम सपोर्ट करते हैं, क्वालिटी को बढ़ाते हैं। अब ये खादी का डेनिम, हमारी अमेरिकन कंपनी है लुवाइस करके, जीन बनाती है, पूरा खादी का डेनिम एक्सपोर्ट हो रहा है। अब मेरी एक घड़ी थी, अभी आज मैंने नहीं पहनी हुई है, वो घड़ी का बेल्ट पूरा खादी का है, टाइटन ने लॉन्च किया, 1 महीने में आउट ऑफ मार्केट हो गई। तो हमारे खादी ग्रामोद्योग के द्वारा भी हम कोशिश कर रहे हैं, और सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से इसे डिजाइनिंग करके हमको विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी को सुधारना होगा, कॉस्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। तो इसमें निश्चित रूप से यूपी में ग्लास में बहुत अच्छा काम होता है, फर्नीचर में होता है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत अच्छा। अभी आपको पता है कि लखनऊ में जो चिकन बनती है उसका शॉर्टेज है। वो अगर इसका प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाए, इसके और क्लस्टर्स खोले तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर आज हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं है। तो हमें जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बढ़ाना। अभी चिकन का डिजाइनिंग सेंटर, उसका ट्रेनिंग सेंटर अगर हम ठीक प्रकार से अगर लखनऊ में करेंगे, तो इसके क्लस्टर तैयार करेंगे लखनऊ के आजू बाजू में, तो नेचुरली इसका एक्सपोर्ट होगा। तो धीरे धीरे हमें इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और कॉस्ट को कम करने वाली नीति अपना करनी पड़ेगी। और सरकार में हम ये कोशिश करेंगे कि बाहर से आने वाले मालों पर हम लोग कस्टम ड्यूटी ज़्यादा बढ़ाएंगे, ताकि रेट में वो इनको कॉम्पीट नहीं कर पाए और भारतीयों को मार्केट मिलेगा। आपने जो चीन से आयात वाली बात कही, मैं पूरे बाहर की भी बात कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या चीन की ही है। उसने हमारे रीजनल मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है। तो चीन से जैसे हमने कुछ ऐप पर तो प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ हमें दिख नहीं रही हैं। अब अगर जैसे इन दस्तकारियों को, जो हमारा परंपरागत उद्योग है, इसको पैसा मिलना शुरू होगा, तो वो ट्रेनिंग और स्किल भी बढ़ाना शुरू कर देंगे, इसमें वो खुद ही करना शुरू कर देंगे। आखिर स्किल इसलिए डेवलप हुई थी क्योंकि उसका बाजार था एक जमाने में, जिसे हमने खत्म कर दिया। तो ये क्या गति पकड़ सकती है ये बात कि चीन की चीज़ों को थोड़ा सा और महंगा किया जाए आयात को? देखो, निश्चित रूप से हम लोग जो भी इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हमारे 3 साल का इंपोर्ट क्या और एक्सपोर्ट क्या है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने अपने तरफ से ये जो हमारे देश के उद्योगों को मदद होने के लिए इंपोर्ट में क्या क्या बढ़ाना, मैं पीपी किट का उदाहरण देता हूँ आपको। हम 2 महीने पहले एक हवाई जहाज से पीपी किट चाइना से हमने लाई थी, और हमारे एमएसएमई में इतनी बन रही है, 5 लाख पीपी किट पर डे बन रही है। हमने एक्सपोर्ट करने की अनुमति मांगी और एक्सपोर्ट शुरू हो गया। सैनिटाइजर का एक्सपोर्ट शुरू हो गया। और इसलिए मैं आपको बताता हूं कि क्षमता हमारे लोगों में है, आवश्यकता है क्वालिटी को सुधारना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। और मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित रूप से हमारे में बहुत बड़ी क्षमता भी मधुबनी पेंटिंग आपका बिहार में है, भागलपुर कितना का अच्छा है। जी जी। अभी आप भागलपुर का सिल्क अच्छा है। अभी आपको मैं बताता हूँ, अब भागलपुर के सिल्क में नए एडिशन करने, अभी आप वाराणसी का सिल्क कितना दुनिया में प्रसिद्ध है। आपको पता है वाराणसी में सिल्क चाइना से आता है। मुझे मालूम है, अब मैं ये हमारे मानने वाला किसान, था बोलने वाला हाँ, था। मैं बताता हूँ, मुझे बताओ क्या उत्तर प्रदेश में जमीन की कमी है? क्या सेरिकल्चर के प्लांट में आप कर्नाटक में सिल्क तैयार हो सकता है, हमारे किसान यहाँ तैयार नहीं कर सकते? सरकार की ओर से भी मदद की जाएगी, हम भी करेंगे, ताकि बनारस में लगने वाला सिल्क हमारे यहाँ तैयार हो। और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो कॉस्ट में भी पूरा आएगा। तो हम निश्चित रूप से चाइना से कोई चीज़ आती है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जरूर बढ़ाएंगे और हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। और ऐसी एक एक चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके हमको धीरे धीरे सुधार करना होगा। और भी ऐसे मैं कहता हूँ कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और उसमें एक बात जरूर है कि हम लोग भारतीय मालों को खरीदी करें, ये भी अवेयरनेस खड़ा करना पड़ेगा। और माल बनाने वालों ने भी, भारतीय माल की गुणवत्ता तो हो। अभी जब लॉकडाउन लगा तो मैंने भी कहा कि भारतीय माल मंगाओ। अब जैसे मैंने सैनिटाइजर, हैंड वॉश, फिनाइल, ये सब गाजियाबाद की किसी फैक्ट्री का मंगा लिया। आप तय जान लीजिए कि जो हाथ धोने की चीज़ थी उससे हम लोग को टॉयलेट साफ करना पड़ गया, इतना खराब था। तो गुणवत्ता तो नहीं है ना हमारे माल में, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये क्वालिटी नहीं है।
नहीं, प्रॉब्लम कैसा होता है कि मौके का फायदा लोग लेते हैं। देखो, आज बिजनेस में कोई भी, अखबार से लेकर इंडस्ट्री तक, तीन बातें जरूरी: ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। नो कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी। दूसरी बात, गुड पैकेजिंग। तीसरी बात, डिलीवरी ऑन टाइम। देखो, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। एक बार किसी को मूर्ख बना पर कोई प्रोजेक्ट आप मत्थे में डाल दोगे, पर अगले बार वो लेगा नहीं। पर उसे अभी ये रोकने की पूरे जिम्मेदारी ड्रग, तो सरकार की होनी चाहिए ना गडकरी जी। बाल खराब दे रहे हैं, पैसा पूरा ले रहे हैं जी। नहीं, अभी 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 जैसे आपने कहा, फूड एंड ड्रग जो डिपार्टमेंट है, इनका काम है कि मार्केट में जो जो है उसके स्टैंडर्ड्स तय हुए, उसके अनुसार वो है कि नहीं है। नहीं हो गए तो उसके ऊपर बंदी लाए, बैन करे, जब्त करे, फाइन करे। ये भी कार्रवाई करनी पड़ेगी सरकार को। अभी सैनिटाइजर में आज बहुत से बार ये हो रहा है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से लोगों को क्या लगता है, कोई भी इसमें मौके का फायदा लेने के लिए कुछ बिचौली लोग इसमें अडल्ट्रेशन करते हैं, इसमें डाइल्यूशन करते हैं, और इससे प्रोडक्ट का भी नुकसान होता है। हमें अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। जी जी। आप आपके पास सड़क मंत्रालय है। आपने पिछली सरकार में भी अपनी बहुत अच्छा काम किया था उसमें, लेकिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए हैं। दिल्ली से आगरा की सड़क देख लीजिए, दिल्ली से मेरठ की सड़क देख लीजिए, दिल्ली से देहरादून वाली तो जाने कब से रुकी पड़ी हुई है। मैं तो उसको चिर रुका हुआ पाता हूँ। ये क्या वजह है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? मुझे लगता है शशि जी, एक बार तो प्रोजेक्ट वाइज ही चर्चा करिए आप। हमारी गलती होगी तो हमें भी एक्सपोज करिए। इतना टाइम देंगे आप? फिर तो हाँ मेरे बिल्कुल। भाई मैं नहीं, मैं इसलिए टाइम दूंगा कि मैं मेरे डिपार्टमेंट को और दूसरे डिपार्टमेंट को एक्सपोज होते तो होने दो वाली बात को कहना चाहता हूँ। अभी दिल्ली मेरठ, आपको पता है वो गाजियाबाद जिला है। वीके सिंह साहब का कौन सा जिला है? गाजियाबाद ही है ना? गाजियाबाद है जी। हाँ। वहां के कलेक्टर ने जमीन के घोटाले की, इसमें बड़ा घोटाला हो गया, पूरा काम रुक गया। मेरे को लैंड ही नहीं मिली मेरठ की तरफ जाने की, 1.5 साल नहीं मिली। फिर तब आखिर में मैंने कम से कम यूपी सरकार में मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को तक मैंने खुद फोन किए, दो दो तीन तीन बार। फिर उन्होंने प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, इसलिए काम अटका रहा। अभी आप मुझे बताइए कि लैंड ही नहीं मिलेगी तो रोड कहाँ से पूरा होगा? दिल्ली मेरठ का अभी पूरी लैंड मिली हुई है, और मैं आपको जिम्मेदारी से बताऊंगा कि 6-7 महीने के अंदर उसको पूरा करने की हमारी कोशिश है, और ये रोड पूरा होगा। 4 घंटे के बजाय आप जल्दी पहुंच जाओगे, 45-50 मिनट में दिल्ली पहुंचोगे। दूसरा रोड जो आपने कहा था आगरा का, उसका 95% काम पूरा हुआ है। 2-3 फ्लाईओवर्स और कुछ जगह है, ये बड़े कंपनी के पास है, उनकी हालत अब खराब है। उसका भी वे आउट निकालकर हमने उसको हमारे तरफ से पैसे देकर उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। तो कुछ जगह पर लैंड एक्विजिशन नहीं होता। अब आपको एक बात करो कि मेरा पूरा 4 धाम का, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का प्रोजेक्ट, अब कितने प्रोजेक्ट ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट ने और जुडिशरी के कारण रुके हुए हैं। आप इस समय सरकार में हैं, आपकी सरकार है, कानून क्यों नहीं बदलते? कानून आप बदल सकते हैं 3 तलाक का, तो क्या पर्यावरण के कानूनों को ऐसा नहीं बना सकते कि जनहित के हो जाए? मैं अभी नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि मैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के फेवर में हूँ, और निश्चित रूप से वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन में कमी होनी चाहिए। पर ये जो नियम बना है, इसमें इसी बार प्रकाश जावड़ेकर जी से मेरी बात हुई, परसों वीसी हुई, बड़ी काफी 2 घंटे 3 घंटे चली, और उन्होंने भी मुझे प्रिंसिपली स्वीकार किया। मैंने कहा ये आप सेल्फ असेसमेंट पर करो ना सिस्टम। आप फाइन 10 गुना बढ़ा दो, और एक बार फाइन होने के बाद फिर भी गलती करेगा तो जेल भेज दो, ताकि कोई हिम्मत ही ना करे। पर आप ये इतना प्रोसीजर डिले करोगे तो ये कैसे होगा? कहाँ से एमएसएमई शुरू होगी, कैसे होगा, उद्योग कैसे शुरू होंगे, ईज ऑफ बिजनेस में हम ऊपर कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल आपका सही है, और अभी आने वाले समय में इसमें कर रहे हैं। थोड़ा आप इसमें वातावरण बनाइए। अभी मुझे बताइए, आप ये 4 धाम का प्रोजेक्ट है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री का, ये स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। अभी एक प्रोजेक्ट को अभी तक केवल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट का 12 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। अब मुझे बताइए, अगर मुझे प्रोजेक्ट ही क्लियर नहीं, बाकी काम कर लिए हमने, सीमा पे 12 प्रोजेक्ट ही नहीं। प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। हाँ, चीफ 4 वाली धाम सीमा, में नहीं 4 धाम वाली तो 12 सड़क बन रही है पैकेजेस। आपकी जी जी। नहीं, वो बन रही, वो जहां क्लियरेंस है वहां। अभी 10-12 काम ऐसे है कि जहां अभी भी फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का क्लियरेंस नहीं मिला हुआ है। अब उत्तराखंड की सरकार में भी उसको, उनको गति, मैं अभी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, और चीफ सेक्रेटरी के साथ बहुत बार मीटिंग कर चुका हूँ।
अब वहां के अभी मेरे को कल ही हमारे सेक्रेटरी ने कहा कि नोडल ऑफिसर उनका हमारा, और आप सीएम साहब से बोलो एक बार ये करे तो इसको गति मिलेगी। मैं मीटिंग कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे जो फॉरेस्ट एंड, अभी एक आपको मजा बताता हूँ, ये जो बाम्बू है ना, इसको ग्रास कहते हैं, ये अभी तक बैन था। मैंने एक फॉरेस्ट के अधिकारी को पूछा कि बाम्बू ग्रास है कि पेड़ है, उन्होंने कहा ग्रास है। तो मैंने बोला आपके पॉलिसी में है कि ग्रास को काटने की कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, फिर बाम्बू को काटने के लिए टीपी क्यों लगती है? उसने कहा आप कह रहे ये सही है, पर ये कानून में है कि हम लोग टीपी लेते हैं, किसी को तोड़ने नहीं, कोई लगाता ही नहीं था। अभी मैंने नेशनल हाईवे के बाजू में पेड़ लगाने के लिए बोला हमारे लोगों को, वो बोले सर मत लगाओ पेड़। मैंने बोला क्यों? बोले ये पेड़ लगाने के बाद फॉरेस्ट वाले आके इसको फॉरेस्ट डिक्लेयर करते हैं, और रोड वाइंडिंग करने के समय वो परमिशन नहीं देते, रोड वाइंडिंग नहीं कर पाते, तो पेड़ क्यों लगाना? अब मैंने ये जावड़ेकर जी को बताया कि इस प्रकार से काम होगा रेलवे, और इसको आप अनुमति दो, क्योंकि हम लोग वाइंडिंग पहले बाद में फ्यूचर में करने वाले हैं, तो अब अनुमति नहीं मिलेगी तो हम पेड़ ही नहीं लगने देंगे, तो नुकसान होगा। तो धीरे धीरे इसमें काफी बड़े प्रमाण पर सुधार हो रहा है। पर आपकी बात जरूरी है, आप ऐसे विषयों को पब्लिक के इसमें भी, आप कहाँ क्यों नहीं हुआ प्रोजेक्ट, आप रिव्यू करके क्यों डिले हुआ, आप एक एक कहानी एक एक एनएच की छापना शुरू कर दो, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। अगर हमारी गलती है तो हम अड़चन में आएंगे, स्टेट की तो स्टेट आएंगे, उनके डिपार्टमेंट, और जिन्होंने अटकाया काम, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट हो, चाहे यूटिलिटी शिफ्टिंग वाला हो, चाहे लैंड एक्विजिशन वाला हो, चाहे एनएचए वाला हो, आप कॉलम में डालते जाओ कि इसके कारण प्रोजेक्ट अटका हुआ है करके, चलने दो, मैं सपोर्ट करूंगा आपके। एक आपका पुराना वादा है जल मार्ग शुरू करने का देश के, दिल्ली और आगरा के बीच भी आपकी घोषणा है, बनारस से कलकत्ता के बीच आपकी घोषणा है, क्या स्थिति है उसकी, हो क्यों नहीं पा रहा हो? देखो, वाराणसी टू हल्दिया यानी कलकत्ता का लगभग काम पूरा हो गया। आपको पता है कि वाराणसी का मल्टी मॉडल अब इनॉग्रेट हो गया, साहिबगंज का मल्टी मॉडल अब इनॉग्रेट हो गया, गाजीपुर का और हल्दिया का भी लगभग पूरा होते आ गया। फिर 40 रिवर पोर्ट छोटे छोटे बन रहे, उसके भी कामों की शुरुआत हुई। दूसरा ड्रेजिंग पूरा हो गया, 3 मीटर का ड्रेजिंग वाराणसी टू हल्दिया पूरा हुआ। फिर केशव मौर्य जी के आग्रह पर मैंने वाराणसी से प्रयागराज इलाहाबाद तक का वो भी 1 मीटर का ड्रेजिंग पूरा किया। अब उसके बाद में हल्दिया में जाने के बाद वाराणसी से बंगाल की खाड़ी लगती है, फिर बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग पूरा कर दिया। फिर बांग्लादेश में जाकर मुंगली पोर्ट है, वहाँ का भी ड्रेजिंग पूरा किया। फिर बराक रिवर का भी ड्रेजिंग पूरा हुआ। तो आज आप समझ लीजिए कि इलाहाबाद से प्रयागराज से 1 मीटर का ड्राफ्ट है, वाराणसी से 3 मीटर का ड्राफ्ट है। अब हम यहाँ से हम लोग चाइना तक माल ले जा सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया तक ले जा सकते हैं। कब शुरू हो पाएगा? हो गया सर शुरू, अभी आप कल जा सकते हैं नाव में बैठकर। नाव में बैठ के जा सकते हैं कि अभी नावें नहीं चल रही हैं? हाँ, तो अभी क्या है कि अब उसके लिए प्राइवेट लोग आगे आए। अभी बीच में एक कंपनी के पोटैटो चिप्स और कोका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब आए ना, वह वाराणसी में आना शुरू हो गया माल। अभी प्रॉब्लम है कि आप उत्तर प्रदेश का आम अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट करके डायरेक्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट तक ले जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से कोई लाना है तो यहाँ तक ला सकते हैं, आप बंगाल से ला सकते हैं। अभी नेपाल का माल पानी से भेजने के लिए हम गंडक में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने घोषणा की थी वो डीपीआर 12,000 करोड़ का बन गया है। दिल्ली से मथुरा से निकलकर मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज इलाहाबाद, ये पूरा होगा तो पंजाब हरियाणा की कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ी जाएगी। ये 12,000 का डीपीआर बनाकर वर्ल्ड बैंक को हमने सबमिट किया। अभी ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, अभी ये डिपार्टमेंट मेरे पास एमएसएमई आया है, तो इसके आगे के काम की मुझे जानकारी नहीं है। पर जो जो कहा था मैंने उसकी स्थिति जो है वो मैंने आपको बताई। गडकरी जी, मेरे पास 150 सवाल थे, अब आपके पास टाइम नहीं है, बहुतों का जवाब तो आपने सवाल सुने बिना ही दे दिया विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नितिन गडकरी। आपने देखा होगा कोई भी मंत्री इतनी स्पष्टता से अपनी बात नहीं कहता, खुद को अपने तराजू पर तौले जाने का चैलेंज नहीं देता। तो गडकरी जी से बात करना हमेशा एक ऐसा अनुभव होता है जो कि लगता है कि हम उनसे बात करते जाएं, पर मंत्री के समय की एक सीमा भी